हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़े। NTSC, ओलंपियाड, जेई, नीट जो भी आप तैयारी करना चाहते हो 100% फ्री आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर करवाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जैसा CBSE ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारा, जिसमें CBSE ने कक्षा 10वीं संस्कृत के लिए लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है 2022-23 के लिए, उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी 22-23 की परीक्षा में होगी। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि अभी जो हमारी 21-22 में परीक्षाएं हुई हैं वो कैसी हुई हैं, टर्म 1 और टर्म 2 में, ठीक है ना। 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, पहला सत्र और द्वितीय सत्र, ऐसे की 2 परीक्षाएं हुई। लेकिन अब हमारी फिर से जैसी हमारी पुरानी पद्धति थी उसी की तरह से, यानी जैसे पहले पैटर्न था हमारा वैसे ही अब परीक्षा होगी, यानी एनुअल एग्जाम एक ही होगा, 2 बार वो परीक्षाएं नहीं होंगी, ठीक है ना। तो भाई पूरा एक साथ में होना है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं, क्या घटाई गई हैं, या क्या चीज़ें आनी हैं, वो सब यहाँ पे दी हुई हैं। तो उसको अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक पता चल जाए कि अब हम 10वीं में इस साल 22-23 के लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो वार्षिक मूल्यांकन आए, यानी वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो निर्मित जो प्रश्न पत्र होगा उसमें चत्वारा खंडा भविष्यन्ति, 4 खंड होंगे। उसमें 4 खंड में का खंड जो होगा उसमें अपठित अवबोधन, यानी एक अपठित गद्यांश हो जाता है, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश हो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कैसी पूछी जाएंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा खंड का बनेगा जिसमें रचनात्मक कार्य होंगे, जिसमें स्वयं से रचना करनी होती है। तीसरा जो खंड होगा उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़ें भी हमारी ग वाले खंड में पूछी जाएंगी, और घ में हम पठित अवबोधन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं पठित अवबोधन का मतलब, जो आप अपनी शेमुशी पुस्तक पढ़ रहे हैं उससे जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब खंडानुसार विषया मूल्य भारचा, अब आपको क्या देखना है, खंड के अनुसार हम विषय और उसके मूल्य के भार देखेंगे कि कितने कितने नंबर हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। एक गद्यांश जो हमारा अपठित खंड का रहेगा उससे ये 4 तरह के प्रश्न बनेंगे। एक हमारा होगा अति लघुत्तरात्मक, पूर्ण वाक्यात्मक, यानी अति लघुत्तरीय का मतलब होता है एक पद वाले आपके उत्तर, ठीक है। पूर्ण वाक्य में आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। शीर्षक लिखने के लिए आ जाता है कि ये जो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए। और भाषिक कार्य, यानी 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से अति लघुत्तरीय आपके 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न आपके पूर्ण वाक्य के होंगे, एक आपका शीर्षक लिखने के लिए होगा और 3 होंगे भाषिक कार्य के, ठीक है। अर्थात और कितने कितने नंबर के मिलने वाले हैं, अति लघुत्तरीय के लिए 1 नंबर मिलेगा, पूर्ण वाक्य के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, शीर्षक का 1 अंक मिलेगा, और 1-1 नंबर के आपके भाषिक कार्य के प्रश्न होंगे। अर्थात ऐसे आपको 10 अंक आपको अपठित गद्यांश में से मिल जाएंगे। चलिए, अब चलते हैं हम अपने रचनात्मक कार्य में, जिसमें हमें औपचारिक या औपचारिक पत्र भी आ सकता है, अनौपचारिक पत्र भी आ सकता है, या प्रार्थना पत्र का लेखन आ सकता है, जो भी कैसा रहता है, मंजूषा की सहायता से हमें उसको पूरा करना होता है। रिक्त स्थान की तरह से मंजूषाय सहायता पूर्णम पत्रम लेखनीयम, मंजूषा की सहायता से आपको पूर्ण पत्र लिखना होता है। उसका हम देखेंगे कि क्या प्रारूप रहेगा। अब चलते हैं हम चित्र वर्णन पे, और चित्र वर्णन के आपके अथवा में अनुच्छेद लेखन आ जाएगा। 2 चीज़ें आपकी अथवा में पूछी जाती हैं रचनात्मक कार्य में। ऑप्शन दे दिया जाता है, या तो चित्र आए तो वो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो अनुच्छेद लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न बनता है उसमें है हिंदी या आंग्ल भाषा से संस्कृतीन अनुवाद। हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य रहते हैं, उनको संस्कृत में आपको अनुवाद करना होता है। तो ये 3 प्रश्न रचनात्मक कार्य में से बनते हैं, ठीक है। जिसके हमारे नंबर अगर देखे जाएं तो आपके 10 रिक्त स्थान होते हैं खाली पत्र में, और उसके आधे आधे नंबर मिलते हैं। ऐसे ही हमारे भाई 5 वाक्य चित्र वर्णन या अनुच्छेद के लिए लिखने पड़ते हैं, और 1-1 नंबर हर एक सेंटेंस का आपको मिलेगा। और ऐसे ही आपको जो अनुवाद होते हैं, हिंदी से संस्कृत में परिवर्तित करना, इंग्लिश से संस्कृत में परिवर्तन करना, उसके भी आपको 1-1 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए,
तो हमारे 15 नंबर हमें रचनात्मक कार्य में से मिल जाएंगे। इसके बाद में बाकी के 25 अंक आपको व्याकरण से मिलेंगे। व्याकरण में क्या क्या आएगा? संधि, संधि में से भी भाई 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। समास से 4 रह जाएंगे आपके, 4 प्रत्यय से पूछे जाएंगे, 3 आपको वाच्य परिवर्तन में से आएंगे, 4 आपको समय में से आएंगे, 3 अव्यय पद में से पूछे जाएंगे और 3 आपके संशोधन कार्य होंगे। यानी कुछ गलतियां कर देंगे और कहेंगे कि इनको सुधारिए, कि भाई हमारा अगर लिखा हुआ है राम और यहाँ लिख दिया पठंती और यहाँ आपको उसके नीचे इसको रेखांकित कर दिया कि इसको सुधार कीजिए, तो भाई सामने बिल्कुल सही बात लिखी है कि राम अगर हमारा प्रथम पुरुष और एक वचन का अगर करता है, यानी राम अगर एक है तो क्रिया भी एक वचन वाली पठती आएगी, ना कि पठंती। तो इस प्रकार से संशोधन करना आएगा कि कुछ गलती लिख देंगे, आपको वाक्य देखे उसको सही करना है। ठीक है, ऐसे आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। सारे प्रश्नों के एक एक नंबर के मिलेंगे। ठीक है, चाहे 4 संधि का हो, प्रत्यय का हो, हर एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले खंड पे, पठित अवबोधन में, जिसमें कि गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। ये पठित अवबोधन हमें पढ़ना है शेमुषी में से। कहाँ से पढ़ना है? शेमुषी। ठीक है, शेमुषी में से एक गद्यांश आ जाएगा, एक पद्यांश होगा और नाट्यांश। गद्यांश से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? अति लघुत्तरात्मक और पूर्ण वाक्यात्मक। अति लघुत्तरात्मक जो होंगे यानी एक पद वाले जो प्रश्न होंगे वो 2 आएंगे आपके, आएंगे 2 और आधा आधा नंबर आपको मिल जाएगा। पूर्ण वाक्य के भी 2 होंगे लेकिन 1 नंबर मिलेगा। इनमें इतना कम क्यों दिया, अपठित गद्यांश में ज्यादा क्यों दिया? उसका कारण ये है कि अपठित में आपने पढ़ा नहीं है, आप स्वयं की अपनी जो आपकी रचनात्मक कौशलता है उसका प्रयोग करके आप सोच रहे हैं, सही उत्तर को ढूंढ रहे हैं, स्वयं से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको पढ़ा दी गई हैं चीज़ें, तो ढूंढना उतना कठिन नहीं होता है, सरल हो जाता है। इसलिए भाई इनके नंबर थोड़े कम कर दिए जाते हैं। जहाँ अपठित में एक पद वाले जो उत्तर होते हैं उनका आपको पूरा 1 नंबर मिलता है, पूर्ण वाक्य वाले का आपको 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आधा कर दिया कि एक पद वाले को आधा मिलेगा और पूर्ण वाक्य वाले को 1 नंबर मिलेगा। बाकी के नंबर कहाँ होंगे? बाकी के 2 नंबर होंगे आपके भाषिक कार्य में, यानी उस गद्यांश या उस गद्यांश से, पद्यांश से और नाट्यांश से जुड़े हुए आपसे पूछ ले जाएंगे कि समानार्थक क्या है, विलोम क्या है। अभी आगे और भी पूरा विवेचन किया जाएगा। अर्थात 3 प्रकार के प्रश्न 3 प्रकार के इन पठित में से बनेंगे, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। ठीक है, अति लघुत्तरीय, पूर्ण वाक्य और लघुत्तरात्मक, जिसमें भाषिक कार्य पूछा जाएगा। ठीक है, अभी और बताएंगे कि भाषिक कार्य में कौन कौन सी चीजें पूछ ली जाएंगी। फिर आएंगे, हमारा जो अगला प्रश्न बनेगा वो होगा प्रश्न निर्माण। प्रश्न का निर्माण करना आएगा, जिसमें कि 4 भाई आपके उत्तर जैसे वाक्य रहेंगे और उनको आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न बनाना है और जिसके आपको 1 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अन्वय और भावार्थ आ जाएगा, श्लोक दे दिया जाएगा। भाई जितने भी गद्यांश हैं आपके, पद्यांश हैं आपके पाठ में, वहाँ से श्लोक उठा लेंगे और उनका कहेंगे या तो आप उसका अन्वय करो, या फिर दूसरा श्लोक दे देंगे, कहेंगे अन्वय नहीं आ रहा है तो दूसरे वाले श्लोक का भावार्थ कीजिए। तो ऐसे हमारा 16वां प्रश्न बनता है, जिसमें भी भाई हमें 4 क्या रहेंगे? खाली स्थान रहते हैं और हर एक का आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो भाई 4 नंबर के अपने अन्वय और भावार्थ लेखन आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है घटनाक्रमानुसार वाक्य लेखन। घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य की लेखन करना है, यानी कोई कथा हुई है, कोई गद्यांश है जिसमें हम कथा को पढ़ रहे हैं और उस कथा में कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी बाद में हुई है, उस क्रम के अनुसार उनको लगा देना घटनाक्रमानुसार वाक्य लेखन कहलाता है। जिसमें कि भाई 8 वाक्य रहते हैं, उनको सही ढंग से रीअरेंज करना, फिर से सही अरेंज करके लिख देना। तो भाई 8 वाक्यों को करते हैं, हर एक का आधा आधा नंबर मिलता है, अर्थात 4 नंबर का घटनाक्रमानुसार कथा लेखन, वाक्य लेखन आता है। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न जो इसमें बनता है प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। अर्थ चयन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे सामने एक क्या लिख दिया गया, वाक्य लिख दिया गया और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है शीघ्रम शब्द है और शीघ्रम को क्या कर दिया गया? रेखांकित कर दिया गया। और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे और उनसे कह देंगे, उनमें से पूछेंगे कि शीघ्रम का सही अर्थ इन चारों में से कौन सा बन रहा है।
तो अगर सत्वरम लिखा हुआ होगा तो आप उसको सही कर देंगे, क्योंकि शीघ्र का मतलब क्या होता है? सत्वर। ठीक है, शीघ्रम सत्वरम ये कैसे है? समानार्थक है। वर्ड मीनिंग कह लें, अर्थ चयन का मतलब मान लीजिए कि अर्थ चयन का मतलब है अर्थ ढूंढना कि शीघ्र का अर्थ क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से, तो आप सत्वरम को सही कर देंगे। ऐसे ही अधुना लिख दिया गया। अब अधुना, इदानीम, संप्रतम, सांप्रतम, संप्रति, सांप्रतम ये क्या होते हैं? अब का अर्थ बताते हैं। अधुना का अर्थ क्या हुआ? अब। ठीक है, तो अधुना का कहेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा सही अर्थ है, यानी कौन सा समानार्थक है, या कहें कोई कौन सा इसका वर्ड का मीनिंग है। तो आप कहेंगे इदानीम जो होता है वो हमारा क्या है? इसका इदानीम इसका सही अर्थ है और उसका आप चयन कर देंगे। इस प्रकार से ये होता है अर्थ चयन। आपको शब्दार्थ जो देते हैं वो अर्थ चयन शब्दार्थ ही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस प्रकार से। ये हमारे भाई 30 अंक यहाँ से मिल जाएंगे और हमारे 80 नंबर पूरे बन जाएंगे। 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? आपके विद्यालय से मिलेंगे। विद्यालय में आपके जो शिक्षक हैं वो ये देखेंगे कि भाई आप संस्कृत को कितनी अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं कि नहीं, लिखने में आपकी कहाँ अशुद्धियाँ होती हैं नहीं होती हैं, तो 20 नंबर आपको वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, ये भाई आपके प्रश्न की संख्या है कि अति लघुत्तरात्मक आपके कितने कितने आएंगे भाई? आधे आधे नंबर वाले भी आएंगे और 1 नंबर वाले भी आएंगे, जिसमें कि भाई 2 2 2 कह रहे हैं, 2 2 2 करके ऐसे 2, एक किसी खंड से 2 पूछ लिए, किसी एक खंड से 2 पूछ लिए, किसी एक खंड से ले दे कि ये आधे नंबर वाले हैं, ये पठित वाले में से आने हैं। पठित में से भी 1 पद वाले जो उत्तर बनेंगे, 6 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक में कौन से आएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एक ही विभाग से किसी में से होंगे और उसके 2 अंक मिलेंगे। बहुविकल्पात्मक के लिए यहाँ पे कितने दिए हैं? 17 नंबर दिए हुए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, 8 विभागों में से पूछ लिए जाएंगे और इसमें से 21 नंबर मिलेंगे। दीर्घ में आधे अंक का भी रहेगा और आपका 1 अंक का भी रहेगा, जिसके आपके 9 नंबर मिलेंगे और 24 मिलेंगे। और इसके बाद चलते हैं हमारे दीर्घोत्तरात्मक जो प्रश्न रहेंगे वो भी 2 नंबर का भी रहेगा, जिसमें आपको 4, यानी ऐसे ले दे के आपके 80 नंबर आपको मिलने हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम, अब इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देख लें कि अपठित जो आएगा उसमें कह रहे हैं कि आना क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा। तो कहा है 80 से 100 शब्द परिमितः गद्यांश सरल कथा वर्णनम व। आपको 80 से 100 शब्दों का एक गद्यांश या आपको एक वर्णन या फिर एक सरल कथा दे दी जाएगी, जिसमें से आपसे 1 पद या और पूर्ण वाक्य, 1 पद और पूर्ण वाक्य के आपको अवबोधन कार्य करने हैं। यानी आपको 1 पद का प्रश्न दे दिया जाएगा कि इस प्रश्न का 1 पद में उत्तर लिखिए, और फिर कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे जिसमें आपको लिखा जाएगा कि पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर दीजिए। फिर दूसरा जो प्रश्न बनेगा उसमें शीर्षक का लेखन करना होगा कि उस बिना पढ़े हुए गद्यांश का शीर्षक क्या बनना चाहिए। और फिर उसके बाद अनुच्छेद पर आधारित भाष्य कार्य होंगे, उसी गद्यांश से जुड़ी हुई भाष्य कार्य, यानी उसी गद्यांश में पूछ लिया जाएगा, क्रिया दे दी जाएगी, कर्ता पूछ लिया जाएगा कि कर्ता इसमें कौन सी क्रिया है, कर्ता क्रिया की अनुवृत्ति किस कर्ता के हिसाब से कौन सी क्रिया आ रही है, इन दोनों का तालमेल देख लिया जाता है। विशेषण विशेषण पूछ लिया जाएगा और पर्याय और विपर्याय पूछ लिए जाएंगे। तो ये 4 तरह के प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न होंगे, उनमें से एक का ये दे दिया जाएगा कि भाई अथवा में है, 4 में से 3 कोई भी कर लो तो 3 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है रचनात्मक कार्य में आपको संकेत आधारित ये होगा कि पत्र दिया है, नीचे मंजूषा लिखी है, अब उसमें से पहले मंजूषा में से आप उन शब्दों को चयन करके पत्र में लिख देना है और फिर पत्र को पूरा लिखना है आपकी आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में। चित्र आधारित वर्णन आ जाएगा या अनुच्छेद लेखन आ जाएगा। ठीक है, चित्र दे दिया जाता है, उसका वर्णन कीजिए, या फिर अनुच्छेद का कोई भी टॉपिक होता है जो कहें कि छोटा सा 5 पंक्तियों में ही एक निबंध को लिख देना, वो अनुच्छेद कहलाता है, यानी संक्षिप्त रूप हो जाता है हमारा।
फिर इसके बाद हिंदी भाषा या हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में जो लिखे हुए पंच सरल वाक्यों के आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करने हैं। सरल वाक्य रहते हैं उनकी भाषा में आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद कर देना है। अब चलते हैं हम अपने ग वाले भाग में, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण। व्याकरण में आपको संधि कौन कौन सी पढ़नी है? अभी संधि, प्रत्यय, ये सब चीजें लिख दी गई थी, लेकिन अब संधि में भी कौन कौन सी पढ़नी है आपको संधि में व्यंजन और विसर्ग पढ़नी है। व्यंजन में आपको वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जिसको हम जशत्व संधि कहते हैं, और यानी वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है उसका तृतीय में परिवर्तन कैसे हो जाता है? का ग में परिवर्तित हो जाता है, भाई जशत्व में हमने समझाया है। और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, यानी ये हमारी अनुनासिक संधि कहलाती है। ठीक है, तो ये दो तरह की संधि व्यंजन में पढ़नी है। विसर्ग में आपको उत्व रत्व विसर्ग का लोप और विसर्ग स्थाने स श श, यानी इसको हम कहते हैं सत्व संधि। ये आपको पढ़नी है, दो प्रकार की संधि 10वीं के लिए। समास में आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है, बहुव्रीहि समास पढ़ना है, अव्ययी भाव और द्वंद्व, जिनमें भी अव्ययी भाव में आपको अनु उप सह निर प्रति यथा, इन अव्ययों को जोड़ना सीखना है या हटाना सीखना है। द्वंद्व में केवल आपको इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है। ठीक है, द्वंद्व के भी भाई बहुत होते हैं, एक शेष द्वंद्व होता है हमारा, लेकिन इतरेतर पढ़ना है आपको, एक शेष नहीं पढ़ना है। प्रत्यय में आपको तद्धित में मतुप ठक त्व और तल पढ़ने हैं, और स्त्री प्रत्यय में टाप और गीत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यय बनेंगे आपके। अब देख लेते हैं आगे और क्या भाई पढ़ना है आपको। वाच्य परिवर्तन में आपको केवल लट लकार में कर्ता कर्म क्रिया, यानी आपको वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, जिसमें आपको कर्ता कर्म, कर्ता का कर्तृवाची को कर्मवाची में, कर्मवाची को भाववाची में, भाववाची का कर्तृवाची में, ऐसा परिवर्तन जो होता है वो आपको करना है। समय में आपको क्या पढ़ना रहेगा? समय में आप अंकों के स्थान पर शब्दों का समय लिखना है। आपको अंक लिखे हुए हैं कि ये भाई हमारा अंक है, कि इसका मतलब बज रहा है कि प्रातः के 9 बजे हैं। अंक में लिखा है, शब्द में हम इसको कहेंगे नववादनम। क्या लिखेंगे? नववादनम। तो ये हो गया भाई समय, सबसे सरल है। और इसमें आपको सामान्य भाई समय में भी आपको क्या पढ़ना है कि भाई सामान्य समय जैसे 9 वादन, अष्टवादन, अब 1 वादन, सारे भाई समय बता देना कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। इसके बाद भाई 1:15 हो गए तो हम सपात 1 वादन लिख देंगे। भाई 1:30 हो रहा है तो सार्ध 1 वादन लिख देंगे। और भाई 1:45 हो गए हैं तो हम कहेंगे पादोन 2 वादन। तो इस प्रकार से भाई हमें सारे 4 प्रकार की भाई एक घड़ी के 4 जैसे भाग होते हैं कि यहाँ पे हम 12, ये 3, ये 6 और 9, इनको हम 15-15 मिनट में बांट देते हैं। तो 15-15 का के कालखंड में हमारा क्या समय बनता है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब अव्यय पद, अव्यय कौन कौन से होंगे? उच्चैः, च, स्व, ह्यः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, इदानीम के चारों, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, ये सब अव्यय को हमें पढ़ना है। यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, इतस्ततः, तर्हि, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, ये आएंगे। इसके बाद अशुद्धि संशोधन में वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति संबंधी संशोधन आ जाएंगे। कि वचन देखिए, जैसे हमने कहा था कि राम एक वचन है तो क्रिया एक वचन वाली आई। पुल्लिंग के अनुसार भाई रामः चलति लिखा हुआ है, रामः गच्छति लिखा हुआ है। भाई अलग अलग प्रकार के लिंग के अनुसार भी परिवर्तन करना है। पुरुष को देखना है कि सही पुरुष के हिसाब से सही क्रिया लगी नहीं, लकार के हिसाब से काम सही हो रहा है कि नहीं है, विभक्ति संबंधी कुछ गलतियां तो नहीं की हैं, तो इनको हमें देखना है। अब इसके बाद में पठित में चलें तो पठित में गद्यांश एक दे दिया जाएगा आपकी शेमुषी पुस्तक का, और उसमें से आपसे एक पद और पूर्ण वाक्य के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। भाषिक कार्य में यहाँ शीर्षक तो लिखना नहीं है, यहाँ आपको भाषिक कार्य में कर्ता क्रिया का चयन होगा, विशेषण विशेष्य ढूंढने पड़ेंगे और पर्याय और विपर्याय आएंगे, यानी विलोम पद, अपोजिट वर्ड। पद्यांश दे दिया जाएगा, यही समान चीजें चलेंगी। प्रश्न के प्रकार रहेंगे, एक पद और पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, और कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष्य और पर्याय विपर्याय। तो ये चीजें हमारी रहने वाली हैं।
2022 से इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद नाट्यांश से जुड़ी हुई भी चीज़ें यही रहेंगी, कुछ अलग नहीं परिवर्तन होना है, यानी पठित अवबोधन का जो पैटर्न है वो एक ही जैसा रहेगा। आगे चलते हैं। अब लिखा है फिर हमारा अगला प्रश्न जो बनेगा वो भी पठित में से ही बनेगा। उसमें भी वाक्याशु रेखांकित पदानि अधिकृत्य चतुर्णाम प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे और उनमें रेखांकित कर दिया जाएगा एक पद को। जैसे यहाँ पे कोई भी लिख दिया कि लिखा रामः पुस्तकम पठति, ठीक है। अब रामः पे यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, इसको रेखांकित कर दिया और कह दिया प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर राम को हम देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो भाई हिंदी में हम क्या कहेंगे कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो कौन लगाना है, कौन कहाँ से आता है, किम के शब्द रूपों से आता है। अब भाई किम के शब्द रूपों से आता है तो हम इसका लिंग विभक्ति वचन पहचानेंगे कि पुरलिंग है, ये हमारा पुरलिंग है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, एक वचन लगा हुआ है। हम आगे और भी सिखाने करवा चुके हैं। तो किम के शब्द रूपों में से पुरलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह लगा देंगे और हम लिख देंगे कह पुस्तकम पठति। इस प्रकार से ये हमने प्रश्न का निर्माण कर लिया। सबसे सरल चीज़ होती है संस्कृत की, जिसको हमने सरल तरीके से बताया भी है और भी पढ़ा देंगे। तो ऐसा प्रश्न निर्माण करना आ जाएगा। आपको श्लोक दे दिया जाएगा, उसका आपको क्या करना है, अन्वय लेखन। श्लोकान्वय का मतलब हुआ एकस्य श्लोकस्य संस्कृति भावार्थ लेखनम या फिर अन्वय लेखन। अथवा में रहेगा या तो आपको किसी श्लोक का अन्वय आ रहा है, जिसका अन्वय बोला हो, अगर उसका अन्वय आ रहा हो तो वो कर दीजिए, नहीं हो तो उसका भावार्थ लिख दीजिए, ठीक है, दूसरे श्लोक का। फिर आता है घटना क्रमानुसारम कथा लेखन। घटना के क्रम के अनुसार, भाई जो आपकी कहानियां हैं इसमें गद्यांश जो हैं उनमें कौन सी कहानी में कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में हुई, इसको देखते हुए आपको क्रम के अनुसार उन वाक्यों को लगा देना। 8 वाक्य होते हैं और उनको सही तरह से अरेंज कर देना, रीअरेंज करना। प्रसंगानुकूलम अर्थ चयनम। अर्थ चयनम का अर्थ एक प्रकार से है शब्दार्थ। जो आपको शब्दार्थ दे दिए जाते हैं ना हर पाठ के अंत में, तो वो शब्दार्थ ही होते हैं अर्थ चयन का मतलब। यानी एक कोई शब्द दे दिया, अधुना लिखा हुआ है, अब उसका अर्थ क्या है, इदानीम है, सांप्रतम है, संप्रति है, उसको आप ढूंढ के उसको सही कर दीजिए। तो इस प्रकार से पाठान अधिकृत्य आधृत्य, पाठान आधृत्य यानी पाठ पर आधारित लघुतरात्मक प्रश्न आपके रहेंगे। तो ये हो जाता है आपका सिलेबस। अब इसके बाद परीक्षा यही निर्धारित पाठ। परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ कौन से हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ 23-24 के लिए छोड़ दिया गया है। तृतीय पाठ आपको नहीं पढ़ना है। प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्ट नव और एकादश को भी छोड़ दिया है, एकादश पाठ, ठीक है। एकादश को नहीं पढ़ना है आपको और बाकी की तृतीया को नहीं पढ़ना है। तृतीय पाठ को नहीं पढ़ना है, एकादश पाठ को नहीं पढ़ना है। बाकी ये प्रथम पाठ यानी पहला पाठ, दूसरा पाठ, चौथा पाठ, पांचवा, छठवा, 7, 8, 9 और 12 ये पाठ आपको पढ़ने हैं, ठीक है, अपनी 22-23 की परीक्षा के लिए। सारे वीडियोस बना चुके हैं, सबका रिवीजन हमने करवा दिया है। पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं 10वीं कक्षा के लिए, शेमुशी, ठीक है, इसमें भाग 2, शेमुशी का भाग 2 आपको पढ़ना है। अभ्यासवान भाव का द्वितीय भाग भी पढ़ना है और व्याकरण विधि से हमने व्याकरण आपको करवाई है। हमने शेमुशी आपको करवा चुके हैं, व्याकरण विधि से व्याकरण आपकी पढ़ा चुके हैं। अभ्यासवान भाव से भी आपके जो प्रश्न बनते हैं, अभ्यासवान भाव क्या होती है, एक तरह से एक एक्सरसाइज बुक होती है। यानी एनसीईआरटी ने 10वीं कक्षा के लिए इन 3 किताबों को चलाया है। व्याकरण विधि में भी व्याकरण विधि लेकिन एक कॉमन किताब है, एक आपकी कॉमन पुस्तक है, जिसमें कि आपको आधा भाग 9वीं में 9वीं कक्षा में हो जाता है, आधा भाग आपकी 10वीं कक्षा में हो जाता है, ठीक है। तो ये व्याकरण विधि एक बार खरीद लीजिए, तो जो 9वीं में भी पढ़ ली आपने और उसी में से आपको आधा भाग 10वीं में पढ़ा दिया जाएगा। और अभ्यासवान भाव में आपको क्या दे दिए जाते हैं, चित्र, पत्र, अनुच्छेद ये सब दे दिए जाते हैं, उनका अभ्यास आपको करना होता है। उसके भी हमने आपको चित्र पत्र वगैरह करवाए, ठीक है। और अवधिम एक और कुछ बात है देखने योग्य, वो देख लीजिए कि अनुप्रयुक्त व्याकरण अंशानाम चयनम। अनुप्रयुक्त जो व्याकरण है, जो आपकी संधि समास ये सब चीज़ें,
प्रत्यय, ये सब इनके अंश का चयन यथासंभव यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेमुषी के द्वितीय भाग से ही लिया जाएगा। यानी संधि इस पाठ में पढ़ने वाले जो पढ़े जा रहे हैं हम जो शब्द, वहीं से आपके संधि समास आएंगे। संधि समास प्रत्यय जो भी व्याकरण बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा चयन यहीं से होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर अभ्यास वर्ण के द्वितीय भाग से ले लिया जाएगा। ठीक है, इत्यास्मात् कर्तुम शक्यम यानी किया जा सकता है। अनुपयुक्त व्याकरण का जो खंड रहेगा उसके अंश का चयन यथासंभव तो शेमुषी के द्वितीय भाग से ही रहेगा। यानी संधि समास आपको और कहीं से उदाहरण नहीं पढ़ने हैं, अपनी बस पुस्तक के हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कौन सी संधि हुई है, कौन सा समास हुआ है, ये सब। यदि ततः न संभवती, अगर उसमें संभव नहीं हुआ तो फिर अभ्यास मान के द्वितीय भाग से आपको कुछ प्रश्न बना के पूछ लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये हो जाता है 10वीं कक्षा का आपका 22-23 का जो आपका सिलेबस है उसको हमने पूरा समझा दिया है, कौन कौन सी चीज़ों से लेके अब हमें पढ़ाई शुरू करनी है। और देखिए शेमुषी हमने पूरे वीडियो जिस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है पैटर्न वैसे ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। व्याकरण विधि से व्याकरण हम आपको करवा चुके हैं, इसमें जो संधि है इससे ज़्यादा ही करवा दी है, कम नहीं करवाई है। ठीक है, प्रत्यय हम करवा चुके हैं, आपको समय करवा दिया है, वाच्य परिवर्तन करवा दिया है, अर्थात अब आप अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास साल भर है और साल भर के हिसाब से सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि वो पूरा ना हो पाए, उसको साथ साथ में वन शॉट के साथ में भी हम आपको रिवाइज भी करवाते जाएंगे। ठीक है, अर्थात अब 9वीं कक्षा के जो बच्चे 10वीं में आ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे। अब हम आपकी जो तैयारी करवाएंगे वो वन शॉट रिवीजन से करवाएंगे, तो बने रहिएगा मैग्नेट बेंच चैनल पर।